अस्सलाम वालेकुम। हमने इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1431 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने चैप्टर नंबर 3 तक तमाम चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हमने चैप्टर नंबर 4 करना है। सब्जेक्ट का नाम है आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम तमाम जो चैप्टर्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से डिस्क्राइब करके आ चुके हुए हैं। हमारा पहला चैप्टर था ही इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, दूसरा चैप्टर था हमारा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर पे, क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हमारा जो पहला कंप्यूटर है वो कैसा था और आज के दौर का कंप्यूटर हमारा कैसा है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 नहायत ही आसान था, जिसमें हमने जनरेशन्स पढ़ी थी। हमने देखा कि पहली जनरेशन से लेकर जो पांचवी जनरेशन है तब तक क्या चेंजेस आए कंप्यूटर में। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, जो कि था इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लिहाजा हमें एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम डिटेल से अपने इसी कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर जो है, जो इतना बड़ा कंप्यूटर था, 27 टन का कंप्यूटर था, वो जब एक टेबल कंप्यूटर बना, यानी 27 टन का कंप्यूटर एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने, तो उसमें ये था कि अब बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी वो ये थी कि अब कंप्यूटर को कैसे डेटा दिया जाए। ऑफ कोर्स जब तक कंप्यूटर को डेटा नहीं दिया जाएगा तब तक कंप्यूटर हमें आउटपुट नहीं डिस्प्ले करेगा, कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करेगा। कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे है। अब जो फर्स्ट कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए थे, इसके अलावा मिलिट्री वर्क के लिए थे और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए थे। तो उसमें क्या था कि जिस तरह आजकल के कैलकुलेटर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास कीपैड था, हम उसमें डेटा देते थे और कुछ टेक्निकल चीजें थी जिसके थ्रू हम डेटा देते थे। तो अब जब हम एक अच्छी जनरेशन में आ गए तो हमने जो है वो इसको मजीद ब्रॉड कर दिया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर हमें डेटा डिस्प्ले कर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए हमारे पास जो कंप्यूटर है वो डेटा को डिस्प्ले करता है। जैसे हमने कीबोर्ड पे, जो कि हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए हम जो है वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो आप कंप्यूटर को कमांड दे दी तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर भी तो कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हमें सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है चाहे हमें वो प्रिंट किया हुआ नजर आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो इनपुट वो डेटा होता है, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और आउटपुट वो डेटा होता है जो कंप्यूटर हमें देता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने आउटपुट में क्या पढ़ना है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में जाहिर सी बात है वही होता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन, मॉनिटर, टाइप ऑफ प्रिंटर, ग्राफिक अडेप्टर, साइज, रेजोल्यूशन, प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन एंड ब्रांड प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर्स, स्पेसिफिक फंक्शन, टर्मिनल, एटीएम पीओएस। ठीक है, एटीएम पीओएस टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे, डीएलपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम, स्पीच सिंथेसाइजर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ऑलरेडी आगे चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वही ये ऑब्जेक्टिव हमें बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव पे आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है वो डिवाइसेस जो हमें डेटा डिस्प्ले करती हैं। ठीक है, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर पे आएंगे। मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस है, हमारे घरों में मौजूद है।
मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने इनपुट लिया है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर को, तो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, किसी भी फॉर्म में। जब आपको डेटा कंप्यूटर में नजर आ रहा है तो वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डेटा होता है, ठीक है। तो जैसे ये इमेज बनी हुई है, तो ये जो इमेज है ये हमारे पास आउटपुट है जो हमें डिस्प्ले दे रही है, ठीक है। मॉनिटर में टाइप ऑफ मॉनिटर, तो तीन तरह के टाइप मॉनिटर की टाइप्स होती हैं। सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डायोड मॉनिटर, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर के हिसाब से हमने करना होता है कि पेपर में कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, तो उस पेपर के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सीआरटी है यानी कैथोड रे मॉनिटर है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, आप कैथोड रे मॉनिटर्स को देखिए, ठीक है। इसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आएगी कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली ये होती है कि जिसमें हवा को खींच के बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और जब हवा को खींच के बाहर निकाला जाता है तो उसका फायदा ये होता है कि हमारी चीजें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। जैसे अगर एक छोटी सी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वो वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि वैक्यूम में हवा को खींच के बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से तमाम बैक्टीरिया से जो होते हैं हवा में, या जो तमाम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमारी नेकेड आइज नहीं देख सकती, वो जो है वैक्यूम उनको उससे महफूज रखता है, प्रिजर्व रखता है। तो जो कैथोड रे ट्यूब्स, अगर आपको आपने ऐसा कुछ देखा हो, तो जब हमारे पास 2000 यानी 20s में हमारे कंप्यूटर आया करते थे तो वो ये डेल के कंप्यूटर्स थे या डेल के टीवी हुआ करते थे। तो ये बेसिकली ऐसे थे जिसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जी हम थोड़े एडवांस हुए तो हमने एलसीडी जो है वो लेना स्टार्ट कर दी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है, जिसे 1888 में डिस्कवर किया गया था। एलसीडी भी देख लेते हैं, ये एलसीडी होती है, ठीक है। आजकल भी इसको यूज किया जाता है। इसमें ये हुआ था कि हमारे पास जो कैथोड रे एंड हमारे पास ये जो पहला कंप्यूटर था कैथोड रे ट्यूब था, इसका अगर आप साइज देखें तो इसके साइज में देखें कैथोड रे ट्यूब में, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो इसके पीछे जो है इसका साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। इसको कैरी करना एज सच इतना मुश्किल तो नहीं था कि जैसे हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर का मुश्किल था। जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारे पास वो 27 टन का था, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन जो उसके बाद हमने, अब हम मजीद एडवांस हुए तो हमने एलसीडी की, तो अगर आप देखें उसके और इसके साइज में बहुत ही डिफरेंस है। ये साइज में बहुत ही कम हो गया। अब ये साइज में क्या हुआ कि इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद जी एलईडी आई। एलईडी जरा मजीद एडवांस हुई, ठीक है। एलसीडी से एलईडी, हम भी एलईडी को यूज करते हैं आज के प्रोफेशनल दौर में। ये जो है ये मजीद साइज में कम होता गया। और एडवांस टेक्नोलॉजी में ये है कि हमारे पास आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मौर्य लॉ है, ठीक है, जिसे गोल्डन मौर्य ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो फ्यूचर है उसमें ये नजर आ रहा है कि चीजों का साइज कम होता जाएगा और उसमें उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। चीजों का साइज अगर आप देखें तो चीजें साइज में बहुत छोटी होती जा रही हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत कमाल की होती जा रही है। जैसे अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड के मोबाइल जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन अगर ये आईफोन की बात की जाए तो आईफोन जो है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन एंड्रॉइड के मुकाबले में आईफोन बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह चीजों का साइज डिक्रीज किया जा रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है, उसके चलने की स्पीड जो है, उसकी रेजोल्यूशन जो है, उसका जो पावर है, वो सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, ग्राफिक अडेप्टर, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो ये आपके यूज होता है कंप्यूटर में। आप वीडियो अडेप्टर भी कहते हैं इसको। इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म ग्राफिक प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स
के लिए यूज होता है, जो बंदे फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ जाते हैं उनको ग्राफिक्स के बारे में अच्छा पता होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले अडाप्टर, वीडियो कार्ड वगैरह इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है ये। अक्सर जो है आपके सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें होता है। उसके बाद जिस साइज की बात करें तो आजकल वो कहते हैं टेलीविजन का कॉमनली साइज जो है वो 14, 15, 17, 19 और 18। पता है हम कहते हैं कि 14 की एलईडी आ गई है, 15 इंच की एलईडी आ गई है। तो आजकल जो साइज है वो इतना ज्यादा कम होता जा रहा है कि हमारे पास बहुत छोटे इंचेस की भी चीजें आ रही हैं। रेजोल्यूशन बहुत अच्छी जो है जा रही है, क्योंकि चीजों में बहुत अच्छी चीजें आती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जी प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर सबने देखा हुआ है, ठीक है। प्रिंटर में क्या होता है कि आपकी एक चीज जो सॉफ्ट फॉर्म में होती है, जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो भाई वो हार्ड फॉर्म में होके आपके पास आ जाती है, ठीक है। जैसे फोटो कॉपी हम कराते हैं या फिर जो हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास होते हैं। जैसे ये नोट्स हैं, सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास है, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप जाएंगे, जाके प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंट आ जाएगा, यानी हार्ड फॉर्म में आ जाएगा, पेपर की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। तो अब क्योंकि हर एक चीज एकदम से इतनी ज्यादा एफिशिएंस नहीं एफिशिएंटी से काम नहीं करती। हर चीज को एफिशिएंसी से काम करने के लिए पहले कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर जो था वो एकदम से इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। पहले वो बहुत बड़ा था, हमने तरक्की की, जो जो हमारे प्रोफेशनल्स ने मजीद सोचा कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ट्रांजिस्टर्स का यूज होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहिए, तो कंप्यूटर मजीद अच्छे से अच्छे होते गए। इसी तरह प्रिंटर था सबसे पहले जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था जो हमारा सबसे पहला प्रिंटर है। वो हमारे पास क्या है, इसको हम करेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम, जो सिर्फ एक ही करेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट कर सकता था, ठीक है। ये प्रिंट, इसकी प्रिंट की रेंज थी 30 से 550 करेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। और ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल था, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं कि इसकी लो कॉस्ट प्रिंटर था, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। लिमिटेशन ये थी कि बहुत ज्यादा शोर प्रोड्यूस करता था, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट को प्रिंट किया जाता था उसकी बहुत लो रेजोल्यूशन होती थी, मतलब देखने में अच्छा नहीं होता था। उसके बाद ये आते हैं इंजेक्ट प्रिंटर में। आप देखें इंजेक्ट प्रिंटर, अगर आपको याद हो तो इंजेक्ट प्रिंटर पहले जमाने में अगर आपके पास कभी आपके अम्मा अब्बा ने इस तरह की सीडीज वगैरह दिखाई हो, तो ये इस तरह हमारे पास अक्सर हमने देखी होंगी अपने पुराने घरों में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंट करता है तमाम इमेजेस को, ठीक है। हमारे पास जो छोटी छोटी इमेजेस होती थी ना, क्योंकि हम एक कैमरा से क्लिक करते थे, जब हम 90s में होते थे तो हम कैमरा से क्लिक करते थे और फिर हम उसको डिवेल्प करके आगे लाते थे। तो जो चीजें डिवेल्प करवाई जाती थी वो इंजेक्ट प्रिंटर के थ्रू डिवेल्प कराई जाती थी, पिक्चर्स को इंजेक्ट प्रिंटर के थ्रू डिवेल्प किया जाता था। जेट प्रिंटर जो है वो लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे, लेकिन इनकी क्वालिटी हाई होती थी। लेकिन लिमिटेशन ये थी कि एक्सपेंसिव थे वो, ठीक है। उसके बाद जी ड्रम प्रिंटर में एक लाइन को आप एट ए टाइम प्रिंट कर सकते थे। देखिए अब हमने सबसे पहले हमने कुछ करेक्टर्स को प्रिंट किया, फिर हमने थोड़े से हम प्रोफेशनल हुए तो हमने अब ड्रम प्रिंटर लाया कि एक लाइन तो कम से कम प्रिंट, तो एक लाइन को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह इसके करेक्टर हैं कि इसकी एनर्जी बहुत एफिशिएंट थी, और इसमें जो है वो कम इंक का यूज किया जाता है। प्रिंटर में आपको पता है इंक का यूज किया जाता है, इंक जो है वो स्प्रेड की जाती है और फिर इंक जो है वो बाय मशीन उस पर वर्किंग करके उसको वर्ड की फॉर्म में फैलाया जाता है। लेकिन इसमें क्या था कि इसकी स्पीड बहुत लो थी और ये बहुत ज्यादा स्पेस को कवर कर रही थी, और इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी बहुत लो थी। तो अब हम आए चेन और बैंड प्रिंटर पे। चेन और बैंड प्रिंटर आप देखें ऐसा है, ठीक है, हमने शायद ही कहीं देखा हो, लेकिन ये काम क्या करता है, ये प्रिंट करता है एक लाइन को एट अ टाइम। लेकिन इसमें ये है कि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर थी पिछले वाले की निस्बत में, ठीक है। बैंड प्रिंटर जो है वो बहुत लो कॉस्ट में थे, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे और बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हम थोड़े प्रोफेशनल हो गए, हम 20s में आ गए, लेजर प्रिंटर यूज करना शुरू कर दिया। अब इन तरह के प्रिंटर जो है वो काफी अक्सर हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे जरूर होते हैं।
लेजर प्रिंटर जो है इसमें हम एक पेज को एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एचपी के प्रिंटर जो है इसमें हम एक पेज को एट अ टाइम प्रिंट लाजमी कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका शोर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसमें हम दोनों साइड जो पेपर है उसके प्रिंट कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो आपको आपने अगर कभी फोटो कॉपी करवाई हो तो वो क्या करते हैं कि पहले एक पेज प्रिंट करते हैं, एक पेज प्रिंट करने के बाद वो पेज बाहर निकल आता है, फिर दूसरा प्रिंट करते हैं, ठीक है। आगे हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर्स ये होते हैं कि जैसे हम बैनर वगैरह बनवाते हैं ना, जैसे बैनर अक्सर लगे होते हैं, ठीक है, जिसपे स्टडी रिलेटेड चीजें होती हैं, तो ये बैनर पे जो प्रिंटिंग की जाती है ये प्लॉटर्स पे की जाती है बेसिकली। अच्छा जी, उसके बाद स्पेशल फंक्शन टर्मिनल में एटीएम है। एटीएम जो है वो एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, आपने से अक्सर लोगों ने यूज की होगी। एटीएम क्या होती है? एटीएम जो है वो एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जिसमें हमने जस्ट इतना करना होता है कि हमने, ये देखिए, हमने जस्ट अपना कार्ड एंटर करना होता है, ठीक है। मशीन हमें वेलकम करती है, हमारा पिन लेती है, पिन लेने के बाद हमारी अमाउंट लेती है, अमाउंट लेने के बाद हमें कहती है कि आपको रसीद चाहिए नहीं चाहिए। हम रसीद पे यस और नॉट करते हैं, फिर हमारा एटीएम वापस आता है, फिर हमारी रकम वापस आती है और एट द एंड हमारी रसीद वापस आ जाती है। और एटीएम दुनिया के हर कोने में जगह जगह पर लगे हुए हैं। इससे फायदा ये हुआ है कि पहले जो रकम निकलवाने के लिए हमें घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, अभी वो रकम चुटकियों में निकल आती है। और हमारे पास हमारे स्पेशल कार्ड्स यानी एटीएम कार्ड होते हैं, तो हम कहीं पे भी गए हुए हैं तो हम वहां पे एटीएम को यूज कर सकते हैं। ये इसको कोई पर्सन नहीं चला रहा, एटीएम में ऑलरेडी तमाम मनी को, तमाम इंफॉर्मेशन को सेट कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी मार्ट वगैरह है, अकाउंटिंग बुक मार्ट वगैरह में या डिपार्टमेंट स्टोर या जनरल स्टोर वगैरह में जैसे अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, कंप्यूटर में ऑलरेडी डेटा सेट होता है, तो हमने जो स्कैन करना होता है, स्कैन करने के बाद हमारे जो अमाउंट है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी को कैलकुलेट होती जाती है। इसी तरह जो एटीएम है इसमें तमाम डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कि किसके अमाउंट में कितनी रकम मौजूद है, किसके अकाउंट में कितनी रकम नहीं है, किसका अकाउंट है जो है वो बैन हो गया है, वगैरह वगैरह हर एक चीज होती है। तो हम जो है वो अपने अकाउंट तक खुद बर्तरी हासिल कर सकते हैं। पीओएस है जिसे हम पॉइंट ऑफ स्केल्स भी कहते हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है जो अक्सर कैश रजिस्टर वगैरह में यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह की होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम कंप्यूटर से लार्ज स्केल में। एलसीडी प्रोजेक्टर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये तो अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे प्रोजेक्टर्स हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने वायर या कंप्यूटर वगैरह को अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद हमारे पास एक ऐसी हेलुसिनेटेड स्क्रीन बन जाती है जिसमें हमें वर्ड्स या इमेज या जो चीजें हम दिखाना चाहते हैं वो नजर आ रही होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर पे अगर कभी आपने प्रेजेंटेशन दी हो तो आपको अच्छे से पता होगा। डीएलपी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर जो हैं वो भी एडवांस होते जाते हैं, तो ये डीएलपी मीडिया मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है वो टॉक कर सकता है रेगुलर से, जैसे आजकल चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बताया जा सकता है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी है उससे हम बात करते हैं तो वो, हम जिस तरह उससे बात करते हैं उस तरह हमें जवाब देता है। अगर हम उससे बोल के बात करते हैं तो वो बोल के जवाब देता है, अगर हम उससे लिख के बात करते हैं तो वो लिख के जवाब देता है। इस तरह ये है कि उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, लिखे हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। वॉइस रिप्रोटेक्शन सिस्टम है। वॉइस रिप्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे पास यूजर डेटाबेस ऑफ प्री रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज लाइक वर्ड फ्रेजेस हो गया, सेंटेंस हो गया, विच आर स्पोकन बाय ह्यूमन बीइंग और इवन म्यूजिकल साउंड जनरेटेड थ्रू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तमाम चीजें, ठीक है। ऑफ कोर्स जो चैट जीपीटी है या फिर ग्रोक है या फिर यूट्यूब पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इसको मजीद एडवांस से एडवांस बनाया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में
आप जस्ट ये देख सकते हैं कि ये वीडियो गेम्स में यूज होता है, इसके बाद वॉइस प्रोडक्टिंग सिस्टम में यूज होता है, मतलब क्योंकि हर घंटे में हमारा मोबाइल फोन जो है वो चढ़ता ही रहता है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम देखें इस तरह का हो सकता है। स्पीच सिंथेसाइजर ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्पोकन वर्ड में, ठीक है। आपने कोई टेक्स्ट दिया है, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस आपको चेंज होके मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी बहुत फायदा होता है। जो लोग बोल नहीं सकते वो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते वो जस्ट लिख के, ठीक है, अपना डेटा देते हैं, हाँ, और एआई वॉइस क्रिएट हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि आउटपुट डिवाइस था। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 इनपुट डिवाइस किया है तो आउटपुट डिवाइस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों में बहुत चांसेस होते हैं कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस का सवाल आ जाए या आउटपुट डिवाइसेस का सवाल आ जाए। ये कहा जाए कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो आपको हर एक डिवाइस के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर आपको सेपरेट दी जाती हैं तो आप कैसे लिखेंगे, और अब आपको एक जैसी दी जाती हैं तो आप कैसे लिखेंगे।